गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए तो फिर आज हम लोग क्या करते हैं मॉर्निंग हमारा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर कौन सा था हम लोगों का? मैम 11। चैप्टर 11। चैप्टर 11 था हम लोगों का फोर्स एंड प्रेशर, राइट? यस मैम। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमारा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम स्टार्ट हो गया था। तो उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं ना। यस मैम। तो हम लोग को पढ़ना था the force can be changed the state of a motion। तो इसमें हमने ये सीखा था कि जो गोल कीपर्स हैं वो कैसे रेस्ट पोजीशन से, जो बॉल होती है वो रेस्ट पोजीशन से कैसे मूव में जाती है, अगर वो मूविंग में होती है तो वो किस तरीके से वापस रेस्ट में आती है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा था। यस मैम। इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed। तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, ये जो अभी हमने ऊपर ऑब्जर्वेशन पढ़ा, ये हमें सजेस्ट करता है कि जो भी फोर्स हमने अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पे वो क्या चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। या तो स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, अगर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो किसके डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन में है, the speed of the object increases। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, अगर हम क्या करते हैं, जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, then the result is decrease in the speed of the object। तो इससे क्या होगा, जो रिजल्ट है स्पीड में वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हमने फुटबॉल में पेनल्टी गोल का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो प्लेयर था वो क्या कर रहा था, रेस्ट बॉल पे किक कर रहा था। जब वो रेस्ट बॉल पे किक कर रहा था तो बॉल की जो स्पीड थी वो क्या हुई थी, वो इंक्रीज हुई थी, है ना। यस मैम। अब जब हमारा गोलकीपर था, गोलकीपर क्या कर रहा था, गोलकीपर बॉल को रोक रहा था, मीन वो क्या कर रहा था, बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहा था। जब गोलकीपर ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाया तो उससे जो स्पीड, जो बॉल की जो स्पीड थी वो क्या हो गई थी, बॉल की जो स्पीड थी वो डिक्रीज हो गई थी। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब हम मूविंग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। Paheli is curious to know whether application of a force can only change the speed of an
ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड आउट। अब पहेली क्या थी? पहेली क्यूरियस थी कि जो भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो क्या है, वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। अब हम और कई एग्जांपल्स को देखते हैं। इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल, जब हमने क्या किया, वॉलीबॉल का गेम लिया, प्लेयर्स ऑफ्टन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। जब हम वॉलीबॉल का एग्जाम्पल लें तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, बॉल को पुश करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो टीम है वो जीत सके। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. और कभी कभी क्या होता है, जो बॉल होती है वो वापस क्या आ जाती है, कोर्ट के दूसरी साइड में आ जाती है, जब हम उसको पुश करते हैं या फिर स्मैश करते हैं। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. अब इसी तरीके से क्रिकेट है, उसमें जो बैट्समैन होता है वो क्या करते हैं, वो बॉल को हिट करते हैं फोर्स अप्लाई करके। Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? क्या इन केसेस में जो बॉल की मोशन ऑफ डायरेक्शन था उसमें चेंजेस आया कि नहीं आया? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball changes due to the application of a force. तो जितने भी डायरेक्शंस चेंज हो रहे थे ये किसकी वजह से हो रहे थे, जो बॉल की मूविंग एप्लीकेशन थी, जो फोर्स था उसकी वजह से चेंज हो रहे थे। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड? क्या आप इसके और भी कई एग्जांपल्स आप दे सकते हैं? A change is either the speed of an object. जो चेंज होता है वो किस में होता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड में होता है, और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर उसके मोशन के डायरेक्शन में होता है, या फिर दोनों ही तरफ होता है। इट डिस्क्राइब एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये किसको डिस्क्राइब करता है, चेंज इन, जो मोशन का जो चेंज स्टेट होता है उसमें डिस्क्राइब करता है। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. जो फोर्स होता है वो क्या दिखाता है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होता है उसको बताता है। अब नेक्स्ट ब्लॉक में देखिए क्या दिया गया है, स्टेट ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है तो हम क्या आंसर देंगे? The state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. जो state of motion होता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम उसकी स्पीड से या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से डिस्क्राइब करते हैं। The state of rest is considered to be the state of zero. जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसकी जो स्पीड होती है उसको हम किस में लेते हैं, उसको हम जीरो में लेते हैं। एंड ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। बोथ आर दीज स्टेट ऑफ मोशन। दोनों ही क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है। या तो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो सकता है। नेक्स्ट है, does it mean that application of force would always result in a change in the state of motion of the object? तो क्या इसका मतलब ये है जो हमारा फोर्स है वो हमेशा
उसका जो रिजल्ट आता है वो या तो मोशन के स्टेट में आता है। लेट अस फाइंड आउट, अब हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये क्या है, कॉमन एक्सपीरियंस है, that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। जो भी एप्लीकेशंस हम अप्लाई करते हैं, मतलब कि फोर्स जो भी हम एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हैं, वो उसके रिजल्ट को चेंज नहीं करते हैं, बल्कि किसको चेंज करते हैं, उसके मोशन को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert। अगर सपोज करिए एक आपका हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स तब तक नहीं मूव करेगा जब तक आप उस पर क्या नहीं करोगे, आपका जो मैक्सिमम फोर्स है उसको अप्लाई नहीं करोगे। तो अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। सेम इसी तरीके से अगर आप क्या करोगे, वॉल को पुश करोगे, वॉल पे फोर्स लगाओगे, तो क्या उस पे फोर्स पता चलेगा, वॉल मूव करेगी? नो मैम। नहीं करेगी, है ना। तो इसी तरीके से हमारा फोर्स को बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है उसको चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? What do you conclude from the observation? आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व किया था टेबल 11.2 में, उससे आप लोगों को क्या समझ में आया? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between the palms? जब आपने बलून को अपने पाम से प्रेस करके उसकी जो शेप थी उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें क्या चेंज आया? What happens of the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? जो डो के बॉल से जब आपने उन्होंने चपाती की शेप में लाया तो क्या चेंज आया? What happens when you press a rubber ball placed on a table? जो रबर बॉल टेबल पे रखी हुई थी, आपने जब उसको प्रेस किया तो उसमें क्या चेंजेस आए? In all these examples, you saw that the application of force of an object may change in shape. तो अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें और समझें तो इनसे हमें ये समझ में आता है कि इन ऑब्जेक्ट्स पे जो हमने फोर्स अप्लाई करी थी वो किस लिए करी थी, इनकी शेप्स को चेंज करने के लिए हुई थी। Having performed all the above activities, you will have realized that a force। तो जब भी हमने इन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया तो इससे हमें क्या समझ में आया, कुछ फोर्स के बारे में हमको समझ में आया कि हमने जब भी इन ऑब्जेक्ट्स में फोर्स अप्लाई किया तो हमें क्या हुआ। may make an object move from rest। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, रेस्ट से मूव कर सकता है। may change the speed of an object if it is moving। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आ सकते हैं। may change the direction of motion of an object। क्या कर सकता है, मोशन की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। it brings about a change in the shape of an object। और ये क्या कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको भी चेंज कर सकता है। may cause some or all of these effects। या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्या हो सकते हैं, ये तीनों मतलब कि जितने भी अभी हमने ऊपर चेंजेस पढ़े हैं ये सब अप्लाई हो सकते हैं। While a force may cause one or more of these effects। तो ये जो फोर्स है ये क्या करते हैं, एक से ज्यादा इफेक्ट्स को अप्लाई करती हैं। It is important to remember that none of these actions can take place without an action of a force।
पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी एक्शंस हैं ये तभी अप्लाई होंगे जब क्या होगा, जब फोर्स होगा। अगर फोर्स नहीं होगा तो ये एक्शन भी अप्लाई नहीं होंगे। Thus, an object cannot move by itself. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कभी भी खुद से मूव नहीं कर सकता है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी खुद से मूव नहीं कर सकता। It cannot change direction by itself. वो कभी भी खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। And its shape cannot be changed by itself. और वो भी क्या कर सकता है, अपने आप खुद से अपनी शेप को भी चेंज नहीं कर सकता। वो कभी चेंज करेगा जब हम क्या करेंगे, उस पर फोर्स को अप्लाई करेंगे। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये अपनी डायरेक्शन को, शेप को और स्पीड को चेंज या इंक्रीज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड होता है हमारा फ्रिक्शन। एक है आपका मस्कुलर फोर्स और सेकंड है आपका फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स के बारे में कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। Can you push or lift a book lying on a table without touching it? क्या आपकी टेबल पे जो बुक्स रखी गई हैं, क्या आप उनको बिना टच करे रिमूव कर सकते हैं? Can you lift a bucket of water without holding it? क्या आप जो वाटर बकेट है उसको बिना पकड़े आप उसको हटा सकते हैं या उठा सकते हैं? Generally, to apply a force on an object, जब भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, your body has to be contact with the object. तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वो हमेशा किसके कांटेक्ट में आती है, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है। जब तक हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। The contact may also be with the help of a stick or a piece of a rope. कॉन्टेक्ट हमारा या तो एक स्टिक के हेल्प से भी हो सकता है या फिर एक रोप के भी पीस से हो सकता है। अब जैसे सपोज करिए वेल है, तो जो भी विलेजेस में लेडीज रहती हैं, गांव की जो औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं, कुएं से पानी निकालती हैं। ऐसे कई जगह है जहाँ पे आज भी कुएं से पानी निकाला जाता है। तो क्या वो सीधा बाल्टी लेती है और कुएं में से डाल के निकाल लेती है? नहीं, वो किसका यूज करती है, वो रोप का यूज करती है ना। तो ये भी क्या है, ये जो रोप है ये भी आपके एक एग्जाम्पल है किसका, कांटेक्ट में आने का। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force comes from? तो जब भी हम हमारे स्कूल बैग को उठाते हैं या फिर बकेट्स को उठाते हैं तो जो फोर्स है वो कहाँ से आता है? This force is caused by the action of muscles in our body. ये जो फोर्स होता है ये किससे आता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनसे आता है। The force resulting due to the action of muscles is known as a muscular force. तो जो भी फोर्स हम क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं, जो भी हमारा एक्शन होता है मसल्स का फोर्स लगाने में, तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स।
Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. अब जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करते हैं, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उनके टास्क होते हैं, उसको वो कंप्लीट कर सकते हैं. Animals like bullocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. जो एनिमल्स है आपके बुलक्स, हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, ये क्या करते हैं, ये कई तरीके के टास्क को परफॉर्म करते हैं. जो क्या करते हैं, in performing these tasks they use muscular force. और जब भी ये क्या करते हैं, इन टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो ये किसका यूज करते हैं, ये मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं. Since muscular force can be applied only when it is contact with an object, it is also called it a contact force. तो जो मस्कुलर फोर्स है वो तभी अप्लाई होती है जब वो हम क्या होती है, किसी भी चीज के कांटेक्ट में आती है. मींस जब हम किसी चीज को खुद टच करते हैं या रिमूव करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं. तो इसीलिए मस्कुलर फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स के भी नाम से जानते हैं. Are there other type of contact forces? अब क्या है, अब आपकी और भी कई तरीके के contact forces हैं जिनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट था हमारा मस्कुलर फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं. अब हम आते हैं हमारे फ्रिक्शन पे. Recall some of your experiences. अब आप लोग क्या करिए, अपने कुछ एक्सपीरियंस को याद करिए. A ball rolling along the ground gradually shows down and finally comes to rest. Suppose करिए जो बॉल है वो क्या कर रही है, ग्राउंड पर रोल कर रही है, और रोल करते करते वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद आके रुक जाती है. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. और जब हम क्या करते हैं, बाइसिकल्स को पेडलिंग करना बंद कर देते हैं, तो वो क्या होती है, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करने लगती है, और डिक्रीज करने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या हो जाती है, फाइनली रुक जाती है. A car or a scooter also comes to a rest when its engine is switched off. कार, स्कूटर भी हमारा तब रेस्ट में आता है जब हम क्या करते हैं, उसके इंजन को बंद कर देते हैं. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. और इसी तरीके से क्या होगा, जो हमारा बोट है वो भी कब रुक जाएगा, जब हम उसको रो करना बंद कर देंगे. You can add more such experiences. तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे और भी कई experiences को add कर सकते हैं. In all these situations, no force appear to be acting on the object. इन सभी situations में क्या हो रहा है, जो objects हैं उन पे force नहीं apply हो रहा है. Yet their speed gradually decreases and comes to a rest after some time. पर फिर भी क्या हो रहा है, उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक टाइम के बाद आगे क्या हो रही है, उनकी स्पीड रुक जा रही है. What caused a change in their state of motion? तो उनके जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था. Could some force be acting on them? क्या उन पे कोई force apply हो रहा था? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? क्या आप guess कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में कौन सा force apply हो रहा था? The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज होने में, वो किसका एग्जाम, वो कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था.
It is the force of friction between the surface and the ball and the ground, and that brings the moving ball to rest. ये जो फोर्स था ये किसके बीच में अप्लाई हो रहा था? ये बॉल और ग्राउंड के बीच में अप्लाई हो रहा था, जिसमें क्या कर रही थी, जो बॉल थी वो क्या होती गई, मूव होते होते एक रेस्ट पोजीशन पे आ गई. Similarly, friction between water and the boat brings it to a stop once you stop rowing. और इसी तरीके से ये फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई हुई? वाटर और बोट के बीच में अप्लाई हुई जब हमने क्या कर दिया, रो करना बंद कर दिया. The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposing to the direction of motion. जो force of friction होता है ये हमेशा तभी अप्लाई होता है जब क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, अपोजिट होती है. Since the force of friction arises due to contact between the surface, तो force of friction कैसे arise होता है, ये जब सरफेस की कांटेक्ट में आता है तभी क्या होता है, ये अप्लाई होता है. Since the force of friction arises due to contact between surface, it is also an example of contact force. तो जो force of friction है ये भी कब होता है, जब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं. मींस जैसे कि आपने देखा जो फर्स्ट था आपका एग्जाम्पल ग्राउंड और बॉल, तो ग्राउंड और बॉल दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं ना, तो दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं. तो इसी तरीके से क्या हुआ, जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है. You will learn more about this force in chapter 12. तो चैप्टर 12 में आप इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे. You may be wondering whether it is essential for our agent applying a force on an object to be always in contact with it. तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स लगाना है, तो क्या हमेशा हमें उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही आना होगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है. जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, वो नॉन कांटेक्ट ही होता है. जो आपके टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या है, वो आपके टू है. एक है आपका कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स आपकी टू टाइप्स के होते हैं, जो हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स. अब इसी तरीके से आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हैं. वो कौन से हैं? मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये जो तीन फोर्सेस हैं ये क्या है आपके, ये है आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. तो बताइए सबको इतना पोर्शन अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am.